हाय स्टूडेंट्स, यूनिट 3 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म ये डिस्कस कर रहे थे हम लोग, और इसमें बात चल रही थी एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सावर्ट लॉ। और दो एप्लीकेशन हमारे पास हो गए थे कि हमारे पास अगर एक इन्फिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा अगर वो वायर जो है अगर वो फाइनाइट लेंथ का है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे और आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप और करंट कैरिंग कॉइल। तो देखिए इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन नंबर थर्ड एप्लीकेशन है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप और कॉइल। आप जानते हैं लूप में केवल एक ही टर्न होता है और कॉइल में बहुत सारे टर्न्स हुआ करते हैं। मान लीजिए कि ये स्पेस है और यहाँ पर ये रखा है कॉइल 1 टर्न जिसके अंदर है। यहाँ पर आपने हल्का से कट लगाया और कट लगाकर यहाँ पर आपने एक बैटरी कनेक्ट कर दी जिससे इसमें करंट फ्लो होने लगी। आप देखिए कि ये सेंटर O है, अगर ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है, ये Z एक्सिस है, तो ये जो कॉइल रखी हुई है, जो ये लूप रखा हुआ है, ये XY प्लेन में रखा हुआ है और हम लोग यहाँ पर से करंट फ्लो कराते हैं। तो जो करंट चलेगी यहाँ पर इस तरह से, वो करंट इस तरह से होती हुई यहाँ से बाहर निकल जाएगी। जितनी करंट आप लोग यहाँ से भेजोगे उतनी करंट यहाँ से बाहर निकल जाएगी। आप ये मानिए कि रेडियस, जो इसकी रेडियस है, ये रेडियस है स्मॉल a, ये आप मान लेते हैं। जो करंट फ्लो रही है यहाँ पर, ये करंट फ्लो रही है I। तो हम लोगों को सेंटर O पर इस करंट कैरिंग लूप की वजह से निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। तो आप जानते हैं हम यहाँ पर बायो-सावर्ट लॉ अप्लाई कर सकते हैं। बायो-सावर्ट लॉ अप्लाई करने के लिए आप जानते हैं कि हम लोग पहले जो भी वायर होता है या जो लूप होता है इसको बहुत स्मॉल करंट एलिमेंट में डिवाइड कर लेते हैं। आप ये मानेंगे कि आपने यहाँ पर एक बहुत ज़रा सा एलिमेंट लिया है, मान लीजिए एलिमेंट आपने लिया AB और इसकी लेंथ है DL। जब लेंथ है DL और करंट फ्लो रही है इसके अंदर इस डायरेक्शन, करंट कितनी फ्लो रही है? करंट फ्लो रही है इसमें I। तो आप देखिए IDL ये करंट एलिमेंट हो जाएगा, IDL करंट एलिमेंट हो जाएगा। और इस करंट एलिमेंट की वजह से आप राइट हैंड पाम रूल फर्स्ट यूज़ करेंगे। तो राइट हैंड पाम रूल फर्स्ट जब यूज़ करेंगे तो आप देखें करंट फ्लो डायरेक्शन में, और पॉइंट ये है जहाँ पर आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो आप देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इसकी वजह से वो प्रोड्यूस होगा इस डायरेक्शन में। ये होगा डेल्टा B या DB, कुछ भी कह सकते हैं आप लोग। ये होगा डेल्टा B या DB, कुछ भी कह सकते हो आप लोग। ये हो जाएगा, आप इसको DB भी कह सकते हो, ये हो जाएगा। अब आप लोग क्या करेंगे कि पहले इस DB को निकाल लेंगे और उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देंगे इस पूरे लूप के लिए ओवर द लेंथ। तो आप लोगों को टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। सबसे पहला काम ये है कि हम लोग बायो-सावर्ट का इस्तेमाल करें और इस AB करंट एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट O पर निकाल लें मैग्नेटिक फील्ड। तो आप लिखेंगे फ्रॉम बायो-सावर्ट लॉ कि डेल्टा B इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। वी हैव मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट AB एट पॉइंट O। जब इस पॉइंट O पर आप निकालोगे तो आप लिखेंगे डी बी इज इक्वल टू, इसकी जगह लिखेंगे डी बी इज इक्वल टू
कांस्टेंट है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई की जगह आई, जहाँ लिखा है डेल्टा एल वहाँ डी एल, क्योंकि मैंने इसकी लेंथ को डी एल मान रखा है इसलिए, इनटू साइन। अब आप देखिए साइन एंगल कितना बन रहा है। आप जानते हैं एंगल का मतलब होता है कि जो हमारे पास करंट एलिमेंट है इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करिए इस पॉइंट पर, इस पॉइंट से जहाँ से आपको निकालनी है, जहाँ पर आपको निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड, तो इस करंट एलिमेंट और इसको ज्वाइन करने वाली लाइन जो मिड पॉइंट से ज्वाइन करें इस पॉइंट को, उसके भी जो एंगल बनेगा वो कितना एंगल होगा। तो आप देखिए, इस बात को बता दूं मैं आप लोगों को कि देखो ये है कॉइल या लूप, और जब आपने इस एलिमेंट को ज्वाइन किया इससे, तो जो ये एंगल बना, आप देखिए ये पॉइंट O है, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, तो जब आपने इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन किया इससे, तो जो एंगल बना थीटा, ये कितना बना 90 डिग्री या π/2, क्योंकि रेडियस और सरकमफ्रेंस के बीच जो एंगल बनता है वो हमेशा होता है 90 डिग्री का, इसलिए यहाँ पर जो लिखा है आइडियल, जो लिखा है साइन थीटा, वह होगा साइन 90 डिग्री, और अपॉन जो डिस्टेंस है, आप देखिए डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक की ये रेडियस ऑफ द लूप है जो है स्मॉल a मैंने मान रखा है, तो स्मॉल a स्क्वायर, तो डी बी इजिकल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 91 होता है अपॉन a स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अगर डेल्टा भी निकालते तो डेल्टा भी होता म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल अपॉन a स्क्वायर। और आप देखिए जितने भी करंट एलिमेंट हैं हमारे पास, आप देखिए पूरे करंट एलिमेंट, जितने भी करंट एलिमेंट हैं, अगर आप राइट हैंड पाम रूल फर्स्ट लगा देंगे तो राइट हैंड पाम रूल फर्स्ट की वजह से, जैसे कि ये पॉइंट अगर O है, तो आप देखिए जितने भी करंट एलिमेंट हैं, करंट फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में, देख रहे हैं करंट फ्लो हो रही है इस तरह से, ये फ्लो हो रही है, तो आप देखेंगे सबकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो एक डायरेक्शन में आएगी, इसलिए सबकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगी वो ऐड हो जाएगी, इंटीग्रेट कर देंगे उसको, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी इस पॉइंट पर सेंटर O पर, वो इसी डायरेक्शन में आएगी, यानी कि B की डायरेक्शन जो होगी वो इस करंट कैरिंग लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है ना, ये होगी। तो इसके लिए आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए ओवर द लेंथ, आप लिखेंगे कि हैंस नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप, तो हो जाएगा कि B इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बी, यानी इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन a स्क्वायर ओवर द लेंथ। तो आप देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट है, करंट सब में जितने भी करंट एलिमेंट है आई सब में सेम है, हर करंट एलिमेंट डिस्टेंस भी सेम है, स्मॉल a के इक्वल है जितनी रेडियस है लूप की, तो अंदर जाएगा डी एल, तो B इजिकल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन a स्क्वायर इंटीग्रेशन ओवर लेंथ L डी एल, तो B इजिकल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन a स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ डी एल ओवर लेंथ L, ये होगी इसकी सरकमफ्रेंस जो कि होती है 2 पाई a। आप देखिए एक a से एक कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई से 4 पाई 2 टाइम्स, तो B इजिकल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2a, ये हो जाएगा। ये है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई यहाँ पर लूप नहीं था, यहाँ पर कॉइल थी जिसमें n टर्न्स थे, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक टर्न में करंट आई, फिर दूसरी में भी आई, फिर तीसरी में भी आई, फिर इस तरह से n टर्न्स हैं, तो करंट की जो इंटेंसिटी होगी वो ni हो जाएगी। तो आप लिखेंगे कि फॉर ए सर्कुलर current carrying coil having n turns, magnetic field at its center
तो हो जाएगा कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट, जहाँ लिखा I वहाँ हो जाएगा NI अपॉन 2A, ये होगा। और डायरेक्शन की बात मैंने बता दिया आप लोगों को कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप और द प्लेन ऑफ कॉइल फ्रॉम राइट हैंड पाम रूल फर्स्ट। तो डायरेक्शन लिखेंगे आप इसकी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ करंट कैरिंग loop of coil from right hand palm rule first। इससे आप निकाल सकते हैं। अब आप देखिए नेक्स्ट एप्लीकेशन आपके पास ये है। आप देखिए अगर मैं करंट को यहाँ पर इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दूँ, रिवर्स कर दूँ, अभी करंट फ्लो हो रही है ऐसे, अगर करंट फ्लो होगी ऐसे, तो उस केस में आप देखिए कि डायरेक्शन जो होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, और जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के डाउनवर्ड होगी, तो नेट जो डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगी। इसके बारे में आप लोगों को लॉ बताऊंगा बाद में, कुछ टाइम बाद। आप देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ एप्लीकेशन है इसका, वो ये है कि करंट कैरिंग लूप ही है या करंट कैरिंग कॉइल ही है, लेकिन उसके सेंटर से मान लीजिए कि एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है उसकी एक्सियल पोजीशन में, और उस पॉइंट पर आप लोगों को निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो हम निकाल सकते हैं। आप लिखेंगे नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन है नंबर 4, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ current carrying loop और coil। ये है। आप अब ये मानिए कि आपके पास एक करंट कैरिंग लूप है इस प्लेन में, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में। आप देखिए ये सेंटर है इसका, ये सेंटर O है, ये सपोज X एक्सिस है, ये सपोज Y एक्सिस है, एंड दिस इज Z एक्सिस। ये है। इमेजिनेशन की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर। आप ये मानिए कि ये वाला एंड जो है ये बाहर की तरफ है, और इसका जो अपोजिट एंड है ये अंदर की तरफ है। ये मैंने इसलिए बना रखे हैं जिससे कि आप समझ जाए कि ये वाला बाहर है और ये अंदर है, ठीक है ना। ये इसलिए बनाया है मैंने इमेजिनेशन के लिए। अब मान लीजिए करंट फ्लो हो रही है, वो इस तरह से फ्लो हो रही है इसके अंदर, इस लूप में ये करंट फ्लो हो रही है I। और ज़्यादा क्लियर करने के लिए कि करंट देखिए यहाँ से बाहर की तरफ आ रही है, इसलिए पॉइंट बना दूँ, आउटवर्ड डायरेक्शन से शो करते हैं एक पॉइंट से। तो यहाँ पर करंट जो है I ये आउटवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ पर देखो ये गई करंट, तो यहाँ पर ये इनवर्ड डायरेक्शन में करंट गई। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से क्रॉस बना के शो कर दिया, तो और क्लियर हो जाएगी बात। लेकिन इमेजिन आपको करना पड़ेगा। उसके बाद ये मानते हैं कि जो इसकी रेडियस है ये स्मॉल a है, जो कि मैंने यहाँ पर माना था, इसलिए स्मॉल a मान रहा हूँ। और ये मानते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, ये मान लीजिए कि एक पॉइंट है पॉइंट P, ये पॉइंट है पॉइंट P, और सेंटर से इसकी डिस्टेंस है x। सेंटर से जो डिस्टेंस आपने ली हुई है ये डिस्टेंस ली हुई है x। अब आपको इस पॉइंट P पर निकालना है नेट मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग लूप की वजह से पहले, और फिर कॉइल मान के निकालेंगे। तो आप निकाल सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को बायो-सावर्ट लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। मैंने बताया था आप लोगों को कि बायो-सावर्ट लॉ अप्लाई करने के लिए पहले जो भी हमारे पास वायर है उस वायर को स्मॉल करंट एलिमेंट में डिवाइड कर लेंगे। मान लेंगे कि हम लोग यहाँ पर
ये एक करंट एलिमेंट है, ये करंट एलिमेंट मैंने मान लिया। मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ए बी एक करंट एलिमेंट है। जो करंट एलिमेंट है इसकी लेंथ है डी एल, इसकी जो लेंथ है ये है डी एल, और इसमें करंट फ्लो हो रही है आई। तो कितना करंट एलिमेंट हो गया? आई डी एल वेक्टर, ये हो गया। और इसकी वजह से हमें निकालना है इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। तो बायो-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग आपको ध्यान होगा कि हम लोग क्या करते हैं कि पहले इस करंट कैरिंग एलिमेंट के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं उस पॉइंट से जिस पॉइंट पर हमें निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग पहले इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे पॉइंट पी से, ये ज्वाइन करेंगे। जब ये ज्वाइन करेंगे तो ये ए है, ये एक्स है, तो मिड पॉइंट से तो ये डिस्टेंस होगी, ये हो जाएगी स्मॉल आर। पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो √a² + x², √a² + x², ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब इसकी वजह से इस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन निकालने की ज़रूरत है। आप जानते हैं कि पहले ज़रा सा एलिमेंट है, करंट एलिमेंट बहुत ही स्मॉल लेंथ का है, इसलिए पहले इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट P पर निकालेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कौन सी होगी। तो आप देखिए करंट किधर फ्लो हो रही है इस एलिमेंट में? बाहर। करंट बाहर, राइट हैंड पाम रूल फर्स्ट अप्लाई कर रहे हैं। आप लोग अप्लाई ज़रूर करेंगे अपने साथ साथ, वरना अप्लाई कर नहीं पाएंगे। कि करंट फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में, तो करंट आउटवर्ड और पॉइंट P इस तरफ, ठीक है ना? करंट ये आउटवर्ड और पॉइंट P इस तरफ है। तो आप देखेंगे कि इसके परपेंडिकुलरली इस लाइन जो ज्वाइन किया आपने P से इसके मिड पॉइंट को, तो इसके परपेंडिकुलरली ये मैग्नेटिक फील्ड होगा dB वेक्टर, मानते मैग्नीट्यूड होगा dB, ये मान लेते हैं। अगर ये एंगल फाई है तो आप जानते हैं कि dB के हम कंपोनेंट कर सकते हैं, दो कंपोनेंट हो जाएंगे इसके। dB कंपोनेंट कर देंगे, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग जेड एक्सिस, दो इसके कंपोनेंट हो जाएंगे, ठीक है। आप देखिए अगर ये एंगल फाई है तो 90 - फाई हुआ, तो ये कितना हो गया? फाई हो गया। जब ये फाई हो गया तो ये वाला जो कंपोनेंट हो गया ये हो गया dB साइन फाई, और जो ये वाला कंपोनेंट हो गया, ये वाला कंपोनेंट हो गया, ये हो गया dB cos फाई, dB cos फाई, और ये r की वैल्यू हो गई √a² + x², सही है। और ये पॉइंट हो गया पॉइंट P, ये हो गया पॉइंट P, ये हमने निकाला। अब आप देखो कि अगर इसके AB जो मेरे पास करंट एलिमेंट था, इसके ठीक सामने बिल्कुल वैसे ही आइडेंटिकल करंट एलिमेंट अगर मैं A' B' ले लूँ, उसकी लेंथ भी DL है, करंट फ्लो हो रही है I, लेकिन करंट यहाँ पर इनवर्ड है। तो इसी पॉइंट P पर अगर मैं ये डिस्टेंस देखूँ, डिस्टेंस सेम होगी, ये डिस्टेंस तो सेम ही होगी, डिस्टेंस r होगी, कितनी होगी? √a² + x², इतनी ही होगी, ठीक है भाई, इतनी ही होगी। तो क्योंकि आप देखिए डिस्टेंस भी सेम है, करंट भी सेम है, लेंथ भी सेम है, जब सब चीज़ सेम है, डेल्टा B μ0/4πI dl sin θ/r², हर चीज़ सेम है, तो इसलिए उतनी ही मैग्नीट्यूड का एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर डायरेक्शन निकालेंगे, डायरेक्शन निकालने के लिए देखिए राइट हैंड पाम रूल फर्स्ट, करंट इनवर्ड है, पॉइंट ये है, तो इसके परपेंडिकुलरली यहाँ पर इसी मैग्नीट्यूड का एक दूसरा मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से ये dB' मान लेता हूँ, dB' वेक्टर, लेकिन मैग्नीट्यूड जो होगा इसका वो dB के ही इक्वल होगा, ये प्रोड्यूस हो जाएगा। आप देखिए अगर ये एंगल फाई है तो ये भी फाई हो जाएगा, ये भी फाई हो जाएगा, इसके भी आप कंपोनेंट कर सकते हैं। आप देखेंगे कि ये एंगल फाई तो ये एंगल फाई, तो ये जो कंपोनेंट होगा ये होगा dB cos फाई, और जो ये कंपोनेंट होगा
जो ये कंपोनेंट होगा वो इसमें ऐड होगा और ये होगा dB sin phi, ये होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप आमने सामने वाले करंट एलिमेंट लेते हैं तो आप देखिए इसका जो ये कॉस कंपोनेंट है वो इसके इस कॉस कंपोनेंट से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, लेकिन जो साइन कंपोनेंट है वो सेम डायरेक्शन में है तो वो ऐड हो जाएंगे। अगर आप इसकी वजह से इसकी वजह से निकालेंगे तो आप देखिए कंपोनेंट कॉस वाले कंपोनेंट ऐसे और ऐसे आएंगे, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यानी कि जो कंपोनेंट आ रहे हैं कॉस कंपोनेंट, वो अगर ये लाइन है तो ऐसे आ रहे हैं, ये आ रहे हैं कॉस कंपोनेंट, तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। और ये साइन कंपोनेंट जो आ रहे हैं वो इस डायरेक्शन में आएंगे, ये सब ऐड हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कॉस कंपोनेंट कैंसिल होंगे और साइन कंपोनेंट जो होंगे ऐड हो जाएंगे। तो एट पॉइंट P जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, इंटीग्रेशन ऑफ dB sin phi। अगर मैं dB sin phi को इंटीग्रेट कर दूंगा इस पूरे लूप की लेंथ के लिए तो मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी इस पॉइंट P पर। सही है ना। आप लिखेंगे कि पहले आप dB निकालिए, आप लिखेंगे कि फ्रॉम बायो-सैवर्ट लॉ dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। वी हैव मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू करंट एलिमेंट AB। तो हो जाएगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन, कितना एंगल बनेगा आप देखिए। जब ये वायर है, ये वाला वायर AB, ये एलिमेंट है, और आप ज्वाइन करें पॉइंट P कहीं पर भी हो, पॉइंट P कहीं पर भी हो, जो एंगल बनेगा आप देखिए, ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल, ये मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन और जो इसकी सरकमफ्रेंस है वो एंगल हमेशा 90 रहेगा, चाहे कहीं पर भी पॉइंट हो। आप देखिए एंगल हमेशा 90 डिग्री है, इसलिए साइन 90 अपॉन डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक, r स्क्वायर। तो हो जाएगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन 91 अपॉन r स्क्वायर, ये हो जाएगा। उसके बाद मैंने बताया कि इसी मैग्नीट्यूड का एक मैग्नेटिक फील्ड उसके अपोजिट जो करंट एलिमेंट है A डैश B डैश, उसकी वजह से ही मिलेगा। और आप देखेंगे कि जब हम लोग इसको रिजॉल्व करेंगे, dB को रिजॉल्व करेंगे दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, अलोंग x एक्सिस और उसके परपेंडिकुलर सपोज अलोंग z एक्सिस, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर z आएगा और यहाँ पर जो आएगा ये y कंपोनेंट आएंगे इधर वाले जो होंगे। तो कहने का मतलब ये इस x एक्सिस के परपेंडिकुलरली अगर हम लोग उसको कंपोनेंट देखेंगे, उसको देखेंगे तो वो जो कंपोनेंट्स होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आप लोग देखेंगे कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा एट पॉइंट P वो कितना होगा, वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ dB sin phi। ये बात आप पूरी लिख देंगे वहाँ पर। आप लिखेंगे कि cos component of dB due to equal and opposite current element will cancel out each other and hence net magnetic field at point P, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी हमारे पास वो होगी B एट पॉइंट P इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB sin phi। तो B एट P इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन फाई। अब साइन फाई देखिए इस ट्रायंगल में, तो साइन फाई कितना होगा, ए अपॉन आर, तो इंटीग्रेशन ओवर लेंथ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, और ये ए अपॉन आर, तो इंटीग्रेशन ओवर लेंथ एल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू ए अपॉन आर क्यूब इंटू डी एल। तो आप देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। आई भी सबके लिए जितने भी करंट एलिमेंट है इसमें सेम है, वो भी बाहर आएगा इंटीग्रेशन से। ए सबकी डिस्टेंस जितने भी करंट एलिमेंट हैं सेंटर से वो ए ही होगी। आर ये भी सेम होगी, जो सरकमफ्रेंस है उसकी डिस्टेंस, सरकमफ्रेंस के हर पॉइंट डिस्टेंस जो होगी इस पॉइंट पी से वो भी सेम होगी। तो अंदर जाएगा डी एल इंटीग्रेशन के, तो आप लिखेंगे कि दिस विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू ए अपॉन आर क्यूब इंटीग्रेशन ओवर लेंथ एल डी एल, तो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू ए अपॉन आर क्यूब, और सरकमफ्रेंस जो इसकी होगी इंटीग्रेशन ऑफ डी एल का सरकमफ्रेंस ये होगी 2 पाई ए, तो 2 पाई से 4 पाई 2 टाइम्स कैंसिल, तो ये हो जाएगा बी एट पी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर नहीं आर क्यूब, आर क्यूब 2 आर क्यूब, ये हो जाएगा। ये था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन आर क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, यहाँ तक वैसे लिखा। इंटीग्रेशन ऑफ डी एल जो होगा वो 2 पाई ए, 2 पाई से ये 4 पाई 2 टाइम्स कैंसिल, तो बी पी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब, ये हो जाएगा। अब उसके बाद पुट कर दिए वैल्यू को, आर की वैल्यू को पुट कर दीजिए, पुटिंग आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 1 अपॉन 2। वी गेट मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट P ड्यू टू करंट कैरिंग लूप, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो B एट P इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2, और R की लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेशियो 1 अपॉन 2 और इसका होल क्यूब 3 अपॉन 2, ये निकल के आएगा फॉर्मूला। और अगर हम बात करें कि यहाँ पर लूप नहीं था बल्कि एक कॉइल रखी हुई थी, तो आप जानते हैं करंट कैरिंग कॉइल में n टर्न्स होंगे, तो जो करंट की इंटेंसिटी होगी वो I के बजाय NI हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जहाँ पर I लिखा था वहाँ पर NI आ जाएगा, तो आप लिखेंगे कि फॉर ए सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल हैविंग कैपिटल N टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड, तो वो आएगी B एट P इज इक्वल टू म्यू नॉट, जहाँ लिखा है I वहाँ हो जाएगा NI, तो NI इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 3 अपॉन 2, ये हो जाएगा। ये निकल गया था फॉर्मूला। आप देखिए स्पेशल केस, अभी हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला ड्राइव किया था ये, लेकिन अगर आप चाहें तो इससे भी ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं। आप लिखेंगे स्पेशल केस एट द सेंटर O, अगर सेंटर O पे निकालना है आप लोगों को, यहाँ निकालना है, तो x कितना हो जाएगा 0, पुटिंग x इक्वल टू 0 इन B, वी गेट जाएगा B एट P इज इक्वल टू म्यू नॉट
एन आई इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2, एक्स को 0 कर देंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर रेज़ टू पावर 3 अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल। तो बी एट पी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, यहाँ ए स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा ए क्यूब, और ए स्क्वायर से ए क्यूब तो सिर्फ ए बचेगा, तो बी एट पी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a। और आप देखिए वही फार्मूला है ये वाला, तो P पॉइंट कहाँ पर आ गया, O पर आ गया, इसलिए आप कह सकते हैं कि ये जो आया है ये B एट O आया है। क्या है, B एट O, ठीक है। तो सेंटर पर निकालना है तो ये फॉर्मूला यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात समझिए, वो बात ये है कि आप देखिए कि करंट फ्लो हो रही है ऐसे, जब करंट फ्लो हो रही थी ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड ये और ये आए थे, और इसके कंपोनेंट जब आपने करे थे तो ये कैंसिल होगा और ये ऐड हो गए। अगर करंट फ्लो होती है इसके उल्टी अपोजिट डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में, तो पॉइंट P पर जो डायरेक्शन होती मैग्नेटिक फील्ड की वो क्या होती, ये समझिए। आप देखिए अगर करंट फ्लो हो रही होती ऐसे, ये तो राइट हैंड पावर फर्स्ट से करंट ये और पॉइंट ये, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होती, इसके परपेंडिकुलर ये, और इसकी वजह से होती वो इसके परपेंडिकुलर ये होती। जब कंपोनेंट करते इसके तो कंपोनेंट ये वाले कैंसिल हो जाते और ये वाले ऐड हो जाते, ठीक है ना, ये होता। तो जो डायरेक्शन आती वो डायरेक्शन आती टुवर्ड्स O, अभी अवे फ्रॉम O है, बाद में आती टुवर्ड्स O, तो इसका भी एक लॉ है। और वो लॉ मैं बता दूँ आप लोगों को, जितने भी लॉज बता रहा हूँ आप लोगों को, वो सारे लॉज राइट हैंड से रिलेटेड हैं, राइट हैंड के लॉज हैं। तो वो राइट हैंड कर्ल रूल होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, काम में आएगा राइट हैंड कर्ल रूल। राइट हैंड कर्ल रूल यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। आप देखिए कि अगर हम अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल कर लें इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द डायरेक्शन ऑफ थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आप देखिए कि मैंने, अगर आप देखिए करंट फ्लो हो रही है इन द ये इस तरह से, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगी। करंट को आप रिवर्स डायरेक्शन में कर देंगे, ऐसे कर देंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। ऐसे ही आप देखिए कि इस पॉइंट पर भी ऐसे ही होगा। करंट फ्लो हो रही है ये, कि करंट यहाँ पर बाहर आ रही है, यहाँ से अंदर जा रही है, तो ये डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की अवे फ्रॉम O। और अगर करंट फ्लो होगी इस तरह से कि अभी तो ऐसे फ्लो हो रही है, अब फ्लो होगी अगर ऐसे ये, तो टुवर्ड्स O, यहाँ पर टुवर्ड्स O ये होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये हमारे एप्लीकेशन कंप्लीट हो गए हैं बाय सावर्ट लॉ के। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एम्पियर सर्कुलर लॉ और उसके एप्लीकेशंस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप ढंग से याद कर लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। और नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।